एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक सिविल विजन में, जहां हम पीवाईक्यू को देख रहे हैं और यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू को देख रहे हैं। लेखपाल की परीक्षा के मद्देनज़र यह पीवाईक्यू हम देख रहे हैं और इस पीवाईक्यू से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों की व्याख्या के साथ साथ अन्य भी चीज़ें जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हम देख रहे हैं। ये लेखपाल की परीक्षा में इम्पॉर्टेंट तो है ही साथ ये पीसीएस और अदर एग्जाम में भी इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है संसद, और संसद के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है। सबसे पहले जान लेते हैं कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। ठीक, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, विकल्पों में देखते हैं कि ये सत्य पूछ रहा है, तो यहां ध्यान देंगे कि सत्य पूछ रहा है। कह रहा है इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। नहीं, किसी सदन में पेश ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, गलत है। दूसरा कह रहा है इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। राज्यसभा जाती तो है धन विधेयक, लेकिन राज्यसभा को 14 दिन के अंदर या तो अपना कोई सुझाव है तो सुझाव देकर, या नहीं है तो भी 14 दिन से अधिक ये रोक नहीं सकती है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर पुनः लोकसभा को वापस भेज देना होता है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो डिसीजन करता है वो कौन करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान देंगे, ये भी एक प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि धन विधेयक का डिसीजन कौन करता है। तो इसे लोकसभा अध्यक्ष इसका डिसीजन करता है। अच्छा, एक चीज और है, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जो है, क्योंकि उन्हीं की पुनर्विचार के लिए वापस इसे नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं की अनुमति से यह धन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए वो इसे वापस। अगला हम देखते हैं। अगला है, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। तो आप लोग जानते हैं ये एक सामान्य सा प्रश्न है, सामान्य सा तथ्य है, और आपको मालूम ही होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 63 जो है क्या करता है, ये 63 ये परिभाषित करता है, किसको परिभाषित करता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का पद जो होता है दूसरा सबसे उच्च संवैधानिक पद है, और ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कह रहा है कि अनुच्छेद 57, ठीक है, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है। तो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 53। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, यहाँ पे व्याख्या आप देखेंगे तो व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जो सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान रखते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कानून द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति, ठीक, के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए क्या होगा, पात्र होगा। तो आप एक चीज जानिए, ये क्या किसकी बात कर रहा है, अनुच्छेद 57 की बात कर रहा है। हम लोग अभी पढ़ भी रहे थे। अनुच्छेद 57 क्या है, अनुच्छेद 57 जो है पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, और ये पूछ भी वही रहा है, ये कह रहा है कि पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो ये अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। किसकी है, पुनर्निर्वाचन के राष्ट्रपति की पात्रता है। यानी कौन हो जाएगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कौन आचार संहिता लागू करता है ना। तो आप यहाँ पे देखिए,
अनुशासन समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, आचार समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है वो कौन होता है? तो वो होता है आपका याचिका समिति। ठीक है, याचिका समिति होती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? मंत्री का विधेयक नहीं, इसे सरकारी विधेयक, ठीक बिल्कुल सही है। निजी सदस्य का विधेयक नहीं, गैर धन विधेयक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा नहीं। तो जो मंत्री, सरकार का जो मंत्री जो विधेयक पेश करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सरकारी विधेयक बोलते हैं। सरकार की तरफ से जिम्मेदारी से वो विधेयक पेश किया जाता है। आप व्याख्या में यहाँ देख सकते हैं, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है क्योंकि यह विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाता है और इसमें सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट, मंत्री जब कोई विधेयक पेश करता है तो गवर्नमेंट सीधे उसमें क्या होती है? शामिल होती है, उससे होता है। अगला देखते हैं हम प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम 2025 में भी पूछा गया था। और ये प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम, ठीक, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आप यहीं देख लीजिए, अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ये सही है। तो ये दिया नहीं है, यही पूछ रहा है आपसे कि अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो आप याद रखिए सी इसका आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या कहा गया है कि विधानसभा में अधिकतम कितने? 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि इसका अपवाद भी है, जैसे कि आप देखेंगे गोवा और मिजोरम में जो है ये इसमें इसके अपवाद स्वरूप वहाँ पे सीटें हैं गोवा और मिजोरम की। जैसे कि गोवा और मिजोरम में कितनी कितनी है? तो गोवा और मिजोरम में 40-40 हैं, ठीक है। और तथा सिक्किम राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वहाँ सिक्किम में केवल 32 है। ये अपवाद है, लेकिन ये 170 में 500 और 60 की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा संसदीय कार्रवाई के वास्तविक समय में बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए प्रारंभ किया गया AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये पूछ रहा है AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम। तो ये एक तरह से याद करने वाला ही प्रश्न है आपके लिए। और इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है वो क्या है? संसद भाषिनी। क्या है? ये संसद भाषिनी इसको कहा गया। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा संसदीय कार्रवाई के वास्तविक समय में बहुभाषी अनुवाद को संचालित करने के लिए प्रारंभ किया गया AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम संसद भाषिनी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बहुभाषी समर्थन को बढ़ाना, संसदीय संचालन को सुव्यवस्थित करना और संसदीय भाषाओं एवं अभिलेखों का विशाल अभिलेखागार तक पहुँचने में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई हैं? क्या क्या कह रहा है? सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये आपका उत्तर अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 77 है। तो इसका जो उत्तर है, ये शक्तियाँ, विशेषाधिकार जो और उन्मुक्तियाँ हैं वो आर्टिकल कितनी हो जाएंगी? आर्टिकल 105 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें अन्य अनुच्छेदों को भी बताया है इसने, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 54 क्या है? ये राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में है। और अनुच्छेद 63 क्या है? राज्यपाल के कार्यों में सहायता करने में मंत्रिपरिषद की भूमिका का वर्णन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 77 भी दिया था, तो यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं। अनुच्छेद 77 को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 77 क्या है? तो अनुच्छेद 77 जो है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। भारत सरकार के कार्यपालिका जो कार्यवाही है वो किसके नाम से की जाएगी? वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। यही है आपका अनुच्छेद 77। ये हो गया आपका। और क्या नाम है कि बाकी आपने इस प्रश्न का उत्तर देख ही लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सामान्य सा भी प्रश्न है और मुझे लगता है आप जानते भी होंगे। थोड़ा सा आपको
डिटेल कर दूंगा तो आप जान जाएंगे। ये राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, तो जब भी राष्ट्रपति शासन की बात होगी तो अनुच्छेद 356 है। ठीक, ये क्या होता है, ये राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, और 3 तरह की आपात की भारत में व्यवस्था है, और ये 356 आपका राष्ट्रपति शासन ये क्या बोलते हैं, 356 राष्ट्रपति शासन हो गया। 352 होता है जो इसमें नहीं दिया है, हम यहाँ बताते हैं। 352 क्या होता है, 352 राष्ट्रीय आपात है। ये क्या है, ये तीनों ध्यान रखिएगा। 352 राष्ट्रीय आपात, इसमें क्या होता है, इसमें होता है बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, बाह्य आक्रमण वगैरह जब होता है उस समय ये लगाया जाता है क्या, 352। 356 राष्ट्रपति शासन आप जानी गए, और 360 एक होता है, एक तीसरे तरह का आपात होता है। वो क्या होता है, वो 360 होता है, और ये क्या होता है, ये वित्तीय आपात होता है। क्या होता है, वित्तीय आपात। ठीक है, क्लियर होगा आप, 356, 352 और 360। चलिए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आराम से आप लगा लेंगे। यूपी SSC पेट में ये 23 में पूछा गया था। तो आप जानिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं चुनाव में, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यही 3 ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों क्रम से याद रखिए, और तीनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। ठीक है, देखिए सदस्यों का नामांकन राज्यसभा में भी होता है, विधान परिषद में भी होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव राज्यसभा में भी होता है और विधान परिषद में भी होता है। ये सदस्यता का कार्यकाल ये दोनों जगह होता है, लेकिन जो महाभियोग की शक्ति है ये आपको विधान परिषद में नहीं मिलेगी, यही अलग करती है। ये केवल आपको राज्यसभा में मिलता है। देखिए व्याख्या भी देख सकते हैं, महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, जबकि राज्य के विधान परिषद को महाभियोग की शक्ति प्रदान नहीं है। यह विशेषता राज्यसभा को राज्यों की विधान परिषद से अलग करती है। ठीक है, बस सामान्य सा प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया आपसे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये एकमात्र उदाहरण है। आप देखेंगे हिंदू कोड विधेयक, दहेज निषेध विधेयक, और ये पेप्सू विनियोग विधेयक, या डी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। इस समय मित्रों जो राष्ट्रपति थे भारत के, वो कौन थे मालूम है, इस समय जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें, ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे। और क्या हुआ था, इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इनका कार्यकाल जो था वो 1982 से 87 तक था। कार्यकाल जो था 1982 से 87 तक था। और इन्होंने जब ये विधेयक इनके पास गया तो इन्होंने क्या किया, जेबी वीटो का प्रयोग किया, यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। किसका किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये पूछा ही, अगर राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया तो ये भारतीय डाकघर संशोधन है जिसमें प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो संसदीय कार्यपालिका है इसमें संसदीय प्रणाली है, इसमें कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। कह रहा है विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं। तो संसदीय प्रणाली ही यही है कि इसमें विधानमंडल के प्रति क्या होती है, कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। व्याख्या में भी आप देख सकते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण कार्यपालिका का विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। यहाँ कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तरह स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कह रहा, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। ठीक, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। और लोकसभा चलाने की शक्ति जिसके पास है, ये राज्यसभा अध्यक्ष क्या करने जाएंगे, लोकसभा के सत्र को स्थगित करने, तो कट जाता है। प्रधानमंत्री
कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, वो अपनी सुविधा अनुसार रहते हैं, विशेष कार्यक्रम रहता है तो बाहर ही रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति केवल अभिभाषण करते हैं, शुरू में वो रहते ही नहीं है, तो इस विकल्प में तो सीधे एलिमिनेशन से निकल जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति इन्हीं के पास है। अब व्याख्या देखते हैं। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को होती है। वह सत्र को कुछ समय के लिए या कुछ घंटे या सप्ताह या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति सदन में सत्रावसान और आहूत करता है। राष्ट्रपति का केवल 2 काम है, यह सत्र का आहूत करता है और लास्ट में सत्रावसान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। कह रहा है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है। ठीक है, तो संसद का कार्य होता है सरकार की आलोचना करना, संसद का कार्य नहीं होता है। शासन करना भी कार्य नहीं होता है। कर एकत्र करना भी नहीं होता है। संसद का कार्य होता है कानून बनाना। जो विभिन्न क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु जो कानून बनाते हैं, वही काम है। अनुच्छेद 245 वही कहता है। ठीक है, चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ व्याख्या में दिया है कि संविधान के भाग 11, ठीक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भाग 11 है। ठीक है, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक, अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। तो कार्य ही है विधायिका का कानून बनाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो यह अधिकार किसके पास है? यह अधिकार संसद के पास है कि वो किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है, वर्तमान में जो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो कितनी है इस समय? 25 है। ठीक है, आप जानते भी हैं कि भारत में स्टेट कितने हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, ये आपको कमेंट में बताना है कि भारत में कुल कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं और अब उसके सापेक्ष कितने न्यायालय हैं। यहाँ मैंने बताया कि अभी कुल 25 न्यायालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद, कौन सा सार्वजनिक करा है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, एकल स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बी, वैधानिक निगम। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो है ये विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया। वैधानिक निगम सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम संसद के तहत विशेष कानून पारित करने के लिए स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत शानदार सा प्रश्न है, देखिए। कह रहा है कि लोकसभा में पद धारण के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो यही दोनों पढ़ लेंगे, लोकसभा की न्यूनतम आयु भी पढ़ लेंगे और राज्यसभा की भी न्यूनतम आयु पढ़ लेंगे। तो जो लोकसभा में पद धारण की न्यूनतम आयु है, पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? तो मित्रों 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए कितना है? 25 वर्ष है। ठीक, और वहीं राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितना है? तो 30 वर्ष है। इस प्रश्न का उत्तर तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये लोकसभा है 25 वर्ष और 30 वर्ष जो है ये राज्यसभा है। दोनों एक साथ आप याद कर सकते हैं। राज्यसभा में थोड़ी अधिक उम्र का पद धारण करता है और लोकसभा में थोड़ा कम उम्र का पद धारण करता है सांसद। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 84(2) कह रहा है कि 84(2) के अनुसार संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अन्य योग्यताएं क्या क्या हैं? वह पागल या दिवालिया न हो, क्या करेगा जाके संसद में, वह किसी लाभ के पद पर ना हो तथा संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो तो रखेगा ही। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्र सीमा कितनी हो जाती है? तो ये 30 वर्ष हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है
और राष्ट्रपति को जो पद का शपथ दिलाता है वो कौन होता है मित्रों? तो ये होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। न तो लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है, न प्रधानमंत्री, न उपराष्ट्रपति। कौन दिलाता है राष्ट्रपति को पद की शपथ? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये था आपका। अगला देखिए, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। करा किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो ये किसके पास होता है? ये अधिकार होता है किसके पास? ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है। अगर मत बराबर हो गया तो स्पीकर इसमें जो सारी गलती हो गई, राष्ट्रपति नहीं है बल्कि ये क्या है? स्पीकर है। 1 सेकेंड मिस हो गया। स्पीकर है। जैसे होता क्या है कि अगर मतदान हो रहा है सरकार पे या किसी भी उस पे, और उस समय विपक्ष और पक्ष दोनों के मत बराबर हो जाते हैं, तो क्या होता है? उस समय वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 101 के तहत जो है लोकसभा दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। ठीक है। ये स्पीकर यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे। व्याख्या में क्या कह रहा है कि लोकसभा में मतदान करते समय मत बराबर होने की स्थिति में स्पीकर यानी अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 101 के तहत होता है। ठीक। कह रहा है कि इस लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। लोकसभा स्पीकर लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। यानी कि दोनों का संयुक्त अधिवेशन अगर होता है, राज्यसभा का और लोकसभा का, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक। लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अब अगला देखिए। अगला कह रहा है निम्न में से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती। ठीक है। तो इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ये क्या थे? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। बाकी व्याख्या में आप देखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। अन्य कार्यवाहक राष्ट्रपति निम्न है। जैसे बीबी गिरी जी भी कार्यवाहक रहे थे, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे थे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 1974 तक था। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक बने थे। और बीडी जत्ती साहब फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अगला देखते हैं। अगला है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? देखिए, नियति से वादा, है ना, कितनी अच्छी चीज़ ये पूछा है कि ये भाषण कहाँ से दिए थे। ठीक। तो ए विकल्प लाल किला दिल्ली, बी तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली, सी संसद संविधान सभा, या डी इंडिया गेट नई दिल्ली। इसका मित्रों उत्तर हो जाएगा सी संसद संविधान सभा। ठीक है। ये भाषण जो दिए थे ये संसद संविधान सभा से दिए थे। नियति से वादा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण था जो संविधान सभा में 14 अगस्त 1947
कि मध्य रात्रि को दिया गया था। इस भाषण को 20वीं सदी के महानतम भाषणों में माना जाता है। ये रहा मित्रों आज संसद से रिलेटेड लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रश्न जिसको हमने देखा। ये फर्स्ट पार्ट था, थोड़ा लंबा था, इसलिए ये पहला पार्ट आज हमने देखा है। सेकंड पार्ट हम कल पुनः लेकर आएंगे और इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अगर मेरा आपको प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देगा और मैं और अच्छी तरह से इन प्रश्नों की व्याख्या कर पाऊंगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ पाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।